तो आप क्लोरोस लॉ से लिख सकते हैं इसको। NaCl का क्या क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो अगर हम हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl है तो क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस माइनस इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अगर हम लोग लिखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका NaCl का फाइंड आउट करना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है 91, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका है HCl का 426 और माइनस हम लोग को कितना करना है 391। तो अगर आप ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 7, 9 2 11 और 4 1 5 और माइनस 391 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ बच गया, और ये 7 में से 1 गया 6, 11 में से 9 जाएगा 2 और 4 में से 3 गया 1, तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा 126। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। आप जानते हैं क्लोरोस लॉ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, क्लोरोस लॉ के यूज करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl कैसे लिख सकते हैं। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इतना ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कलेक्ट्स एट द कैथोड इन 965 सेकेंड, द करंट पास्ड इन एम्पियर इज। आप जानते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आप जानते हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग यूज करेंगे। तो इतना ml है तो ये हम लोग बोलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो फ्राडे के इक्वल होता है, और फ्राडे होता है क्या लिखते हैं हम लोग Q बाई 96500 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ग्राम गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ये लिखते हैं हम लोग। और इसको Q को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर इसी को फर्दर ले जाएं तो गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी बाई 96500 लिख सकते हैं इसको। तो अगर W हम लोग को कितना है, इतना ml ऑफ है, तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग ये वेट है, अगर ये ml में है 112 ml ऑफ हाइड्रोजन है, तो अगर वॉल्यूम में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 11200 और ये टाइम कितना दिया आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका 965 टाइम हमको सेकेंड दिया है। करंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, आई निकालेंगे और डिवाइडेड बाई कितना 96500 फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। तो ये आप कट कर लेंगे, दो ये कट जाएगा, इधर भी ये कट हो जाएगा, इधर भी कट हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और इसका ऑप्शन चल जाएगा 1 एम्पियर। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको डिस्कशन हम लोग कैसे किए, डिस्कशन हम लोग सिंपली किए फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें थर्ड कि 2 इलेक्ट्रोलाइट
electrolytic cell, one containing acidified ferrous chloride and another acidified ferric chloride are connected in series. The ratio of iron deposit at cathodes in the two cell when electricity pass through the cell will be, ये भी फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से है क्वेश्चन। और आप जानते हैं दो होता है, फर्स्ट लॉ और ये सेकेंड लॉ होगा, वो बेट डिपॉजिट होता है, वह इक्विवेलेंट बेट का, अगर बेट फ्राडे सेकेंड लॉ क्या होता है कि W1 बाई W2 जो होता है वो E1 बाई E2 के ये होता है, E1 बाई E2 लिख सकते हैं हम लोग। तो W1 बाई W2 इजकल टू E1 बाई E2। अगर हम लोग यहाँ देखिए एक का कंटेनिंग फेरस क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, FeCl2। और यहाँ पर ये डिपॉजिट होगा किस में भाई, तो Fe आयरन में। तो यहाँ पर एन फैक्टर यहाँ पर चार्ज कितना है, +2। तो ये +2 से 0 हो गया, तो यहाँ पे एन फैक्टर आप कितना लिखेंगे, 2। एन फैक्टर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। अगर आप FeCl3 दूसरा जो है अनदर फेरिक है तो इसका FeCl3 फार्मूला होता है और ये Fe में डिपॉजिट होगा तो NF इसका कितना हो जाएगा, 3। अभी पूछ रहा है कि टू द रेशियो ऑफ आयरन डिपॉजिट एट कैथोड्स इन द टू सेल्स। तो W1 बाई W2 अगर करें तो W1 बाई W2 आपका क्या हो जाएगा, W1 का वैल्यू कितना, E1। तो E1 आप मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। तो E1 के लिए आपका क्या है, मोलिकुलर वेट हम लोग A मान लिए तो A बाई 2 हो गया, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। और दूसरा जो होगा मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो W1 बाई W2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, A कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप देखिए कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 4, 3/2। तो सिंपल ये भी फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था 48 नंबर। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करें तो बोलता है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O से O2। तो इसका रिएक्शन लिखिए, H2O से अगर ये O2 जा रहा है तो एन फैक्टर कितना इसका, यहां पर -2 है, यहां पे 0 है। तो यहां एन फैक्टर हो गया भाई, यहां पर आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एक मोल के लिए कितना फराडे चाहिए, जितना एन फैक्टर रहता है उतना ही फराडे चाहिए। तो इसके 1 मोल के लिए कितना फराडे चाहिए, तो 2 फराडे। और 2 फराडे में कितना चार्ज होता है ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 फराडे में जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम। तो 2 फराडे में कितना हो जाएगा, 96500 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 0 0 0 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 13, और ये हो जाएगा 9 दूना 18 1 19। तो अगर हम लोग इसको लिखें, ये देखिए सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1.93 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ कूलम। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। अब अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन देखें तो अब देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन है। ये है कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड आर इन द रेशियो। तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस जानते होंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये H2SO4 ये डाइल्यूट है।
तो यहां पर हम लोग अगर आप जानते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो देखिए सिंपल सा बात है। अब बाकी हम लोग को ध्यान रखना है कि जब डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है। तो अगर आप डाइल्यूट H2SO4 का करवाएंगे तो हम लोग के पास ये डाइल्यूट है, तो यहां वाटर प्लस है H2SO4, वाटर ब्रेक हो जाता है H प्लस एंड OH माइनस में, और H2SO4 ब्रेक हो जाता है H प्लस एंड SO4 माइनस में। एक टर्म जानते होंगे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है वो इजिली डिपॉजिट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि H प्लस अगर आप इसका डिस्चार्ज करवाएंगे कैथोड पर, ये कैथोड पर रिएक्शन होगा, तो कैथोड पर जब रिएक्शन करेगा तो ये डिस्चार्ज कर जाएगा 2H प्लस से H2, और एनोड पर जो रिएक्शन होगा वह देखिए इसका और इसका में डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम किसका होता है, तो आप जानते होंगे डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसका कम होता है, OH माइनस का, और ये OH माइनस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, O2 में। तो आप देख के लग रहा होगा किसका रिएक्शन हो रहा है, तो वाटर का रिएक्शन हो रहा है। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, अगर ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे आप, H2O का आप लिख रहे हैं और ये H2 और प्लस O2, अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो 2 इधर और ये 2 बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए कितना का रेशियो है, 2:1 का, 2:1। अगर इसका मास का रेशियो लें कैथोड और एनोड, तो कैथोड पर हम लोग का क्या है, कैथोड पर हम लोग को हाइड्रोजन मिला है और एनोड पर हम लोग को क्या मिला है, ऑक्सीजन। तो आप कैथोड पर देखिए, कैथोड पर कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सा गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो कैथोड पर हम लोग का हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। तो अगर मास लेंगे तो यहां पर कितना ग्राम है, इसका 4 ग्राम और इसका 32 ग्राम। और रेशियो पूछ रहा है कैथोड और एनोड, तो 4 और 4 और 32 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:8। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, आंसर है 1:8। क्लियर है, देखिए ये क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। अब फिर है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम हाइड्राइड दी हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट, तो सिंपल कहानी है। कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला आप जानते हैं CaH2। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर Ca2 प्लस और H माइनस आप जानते हैं। हाइड्रोजन यहां पर कैथोड पर क्या होता है भाई, तो कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो Ca2 जो होगा वो Ca2 प्लस से रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ca में, और H माइनस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और H माइनस कहां चला जाएगा, H2 पे। ये देखिए यहां -1 से 0 हो गया, चार्ज का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और ये कहां पर होगा भाई, तो एनोड पे। तो देखिए हाइड्रोजन गैस किस पे निकला, तो एनोड पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, एनोड। सिंपल सा आंसर है। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है, ये कैल्शियम हाइड्राइड का पूछा था कि फ्यूज कैल्शियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन गैस किस पे निकलेगा भाई, तो एनोड पे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड
using inert electrodes, the product at the cathode or anode are respectively। ये भी इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। तो देखिए आप एक्वस सोडियम सल्फेट है, मतलब ये है Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए यहां पर हम लोग के पास दो कटायन है, एक Na प्लस है और एक H प्लस है, और दो एनायन है, एक सल्फेट आयन है और एक आपका OH माइनस आयन है। फिर वही कहानी आएगा डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा वो इजिली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें Na प्लस और H प्लस का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, इजिली ये डिस्चार्ज हो जाता है। और इसमें सल्फेट और OH माइनस का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल OH माइनस का कम होता है, तो इजिली ये डिस्चार्ज होता है। तो यहां से अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका होगा रिडक्शन, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये जाएगा कैथोड पे और ये जाएगा आपका क्या, एनोड पे। तो कैथोड पर आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और एनोड पर आपका क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। तो कैथोड पर कौन पूछा है भाई, तो द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड आर। तो देखिए H2 और SO2 नहीं निकल रहा है, O2 और H2 यही निकल रहा है, O2 और H2। और ये आप जानते भी होंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। अच्छा ये देखिए O2 और H2 है और H2 और O2 है। ऑप्शन थोड़ा देखिए, O2 कहां निकल रहा है, एनोड पर, और H2 कहां निकलेगा, कैथोड पे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए कैथोड और एनोड, तो कैथोड पर क्या निकल रहा है भाई, तो H2, और एनोड पर क्या निकल रहा है, O2। तो देखिए 2 और 4 में ये ऑप्शन को क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना और ऑप्शन देख के, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ऑप्शन को देख के करेक्ट करना है। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, 4। तो इसमें जो आंसर होगा वो जाएगा 4, H2 और O2। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फिर है एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड कॉजेज। फिर यहां पर देखिए एक्वस है H2O प्लस CuSO4। ये क्वेश्चन पूछ के याद करवाना चाह रहा है। तो यहां देखिए ये यहां पर दो कटायन है, एक H प्लस और एक Cu प्लस, और एक OH माइनस और एक SO4 2 माइनस। अभी पढ़ेंगे। ये इसमें Cu इजिली डिस्चार्ज हो जाता है और इसमें OH इजिली डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपका कैथोड पर आपका डिपॉजिट हो जाएगा Cu, और एनोड पर आपको निकलेगा कौन सा गैस, एनोड पर आपका निकलेगा O2 गैस। और ये सब कहानी है डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का, आप पढ़े होंगे। अच्छा ये इंक्रीज बात कर रहा है। तो देखिए तो Cu pH पर कहानी कर रहा है। तो Cu देखिए Cu डिपॉजिट हो गया तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। Cu डिपॉजिट होते जाएगा और H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो pH का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन होगा डिक्रीज इन pH। और ये आप लोग पढ़े होंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर H2O और CuSO4, यहाँ पर दो कटायन है H प्लस और Cu प्लस। H प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं H प्लस और H प्लस और Na प्लस में H प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है, और Cu प्लस और H प्लस में Cu इजिली डिस्चार्ज हो जाता है, और OH माइनस और SO4 2 माइनस में OH इजिली डिस्चार्ज हो जाता है। तो OH ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। OH माइनस ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, और HCu प्लस रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। तो हम लोग के सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें पूछ रहा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड कॉजेज। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए
अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 सॉल्यूशन ऑफ ए बिग मोनोबेसिक एसिड इज इतना एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इतना द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो हम लोग जानते हैं K का जो वैल्यू होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। एसिड K होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं आयनिक में। अब हम लोग को निकालना है अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू कम होता है 1 से तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो K का वैल्यू हो जाता है C अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाता है? C अल्फा स्क्वायर। तो अब देखिए अगर अल्फा हम लोग फाइंड, तो अल्फा भी जानते हैं हम लोग, अरे इनफाइनाइट अल्फा निकालते हैं कि किसी भी कंडक्टेंस क्या दिया है, ये दिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब इसको डिवाइड करेंगे देखिए तो अल्फा लिख सकते हैं यहां पर। देखिए पहले कितना दिया है, बिग द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इतना सॉल्यूशन ऑफ ए बिग इतना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इतना है, तो इसका कितना है 8 और बाई 400। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/50, यही आएगा 1/50। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/50 आ गया। आगे अगर इसको देखें तो हम लोग देखिए 1/50, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको लिख सकते हैं, इसको सिंपली और सिंपल वे में इसको अगर लिखें हम लोग, सिंपल वे में थोड़ा सा सिंपल वे में लिखे तो इसको लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10⁻⁻2 और ये 4 2 जा 2 में, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻²। तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या आ गया 0.00 0.02, 1 से कम है, तो यहाँ पर 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा का वैल्यू कम है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो K का वैल्यू हो जाएगा C का वैल्यू कितना है 1/32 और इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/32 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करें तो 1/8 × 10⁻⁴ हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 1.25, अगर 8 से डिवाइड करें तो 1.25। अगर इसको सोल्व करें तो लाइए सोल्विंग कर लेते हैं 8 × 1, तो ये हो जाएगा पॉइंट, यहाँ 0 ये 1 0.1 ये 8, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0 8 दूना 16 और यहाँ हो गया 4, यहाँ 0 8 5 40, यहाँ 40 आ गया और ये कुल कट गया, तो ये आ जाएगा कितना, आप देख सकते हैं हम लोग 0.125 × 10⁻⁴। अब इसको सोल्व, अब यहाँ पर हम लोग का क्या है, अगर ये 2 0 इधर ले जाते तो 10⁻, अगर 2 0 इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, सोल्व कर लेते हैं हम लोग अगर कैलकुलेशन, तो 2 × 10⁴ × 10⁻⁴ और 1 × 32, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 1.8 × 10⁻⁴। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाता है कितना, देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ से 1 दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 1000 हो जाता है और 1000 हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 125 × 10⁻⁷ और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आ जाता है 1.25 × 10⁻⁵। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 5 कहाँ है जी, ये 2 ऑप्शन। 1 × 25 × 1.25 ×
1.25 इंटू 10⁻⁻⁵। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये बेसिकली ये अल्फा सिर्फ अगर निकाल सकते हैं, अल्फा हम लोग सिंपली निकालते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां से अल्फा निकाले, के में वैल्यू पुट कर दिया और आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज इतना। द डिग्री, फिर वही कहानी, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और अभी निकाले थे अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप देखिए एनी कंसंट इतना मोलर दिया है 9.45, तो 9.54 है, और डिवाइडेड बाई कितना है आपका 238। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप सोल्व कीजिए, थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। दोनों का 238 और 9.54 है। 238 अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 100, इसको हटाएं तो अगर 238 से अगर हम लोग 954 को कट करें तो 4 से अगर दे इसको तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 तिया 12 और 3 15 और 4 दूना 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा 2, ये कट गया, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0, ये 0, फिर कम गया, फिर यहाँ 0। अब अगर हम लोग देखें तो लगभग 7 8, यहाँ फिर एक 0, यहाँ लगभग इतना आ जाएगा 4.008, 4.008 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.95, अच्छा ये आ जाएगा, यहाँ डिवाइड ये आ गया, और उसके बाद आ जाएगा 4.008 डिवाइडेड बाई 100 अगर करते हैं, ये 100 तो क्या आ जाएगा, ये 100, तो ये सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.020, इधर कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 0.04008, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 और 2 5, तो ये हो गया। अगर आप इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ हो गया अल्फा। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। इसको आप लिखिए, ये आया 1 में और परसेंटेज पूछ रहा है तो ये 100 में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका क्या 4.008। ये तो 1 में आया और हमको परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 4.008%। उतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं था। ये था आपका 55। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 56। सिंपल क्वेश्चन है कि व्हेन 0.1 mole MnO4 2- is oxidized, the quantity of electricity required to complete oxidize MnO4 2-2। सिंपल सा क्वेश्चन है। MnO4 2- से ये जा रहा है MnO4- में। अब देखिए 1 मोल के लिए जितना n फैक्टर होता है उतना फराडे, तो 0.1 मोल के लिए तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, तो +6, सॉरी यहाँ पर Mn पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो +6 8, और यहाँ पर दो चार्ज कितना हो जाएगा +7, यही होगा +6 और +7। तो यहां से +6 से +7 तो n फैक्टर हो गया 1। तो 1 मोल के लिए हम लोग का हो गया 1 फराडे,
चार्ज पूछ रहा है 1 मोल के लिए आपका हो गया 1 फराडे मतलब 96500 कूलम। तो 0.1 मोल के लिए पूछ रहा है, 0.1 मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा 96500 इंटू 0.1, मतलब आप कर सकते हैं इसका 9650 कूलम, मतलब ये आंसर नंबर 3 9650 कूलम। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, और ये यहां पर वही बोल रहे थे कि ये आ रहा था रॉन्ग। तो यहां लिखेंगे 129 इंटू 10⁻³ इंटू मोलरिटी आप कितना लिखेंगे 0.0520 इंटू 0.02। वन 129। एक मिनट पहले हमको थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, मीटर क्यू मोलरिटी ये लीटर में नहीं है, यहाँ पर मीटर है, तो मीटर क्यू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ देखिए थोड़ा सा ये हो गया था 129 इंटू 10⁻³ इंटू 520 इंटू 0.02। यहाँ देखिए हम लोग का यूनिट का थोड़ा ये हो गया था, यहाँ मीटर में है। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा 124 इंटू 10⁻⁻⁴ 124 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मीटर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में ये आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो इसका 4 नंबर आंसर होगा शायद, ये कैलकुलेट करके हाँ यही आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसका थोड़ा सा यूनिट वगैरह ये हो गया था क्वेश्चन में कुछ
ये था लिखा हुआ था। अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m नाइट्रिक एसिड इज इतना, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। इज सिंपल क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या दिया है 6.3 इंटू 10⁻⁻² ओम सेंटीमीटर, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। वही कहानी लिखेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस इंटू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, यही करेंगे। एक बार फिर से इसको हमको देखने दीजिए। हाँ ठीक है, कप्पा इंटू 1000 क्लियर है, कप्पा इंटू 1000 ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो ये हो गया 6.3 इंटू 10⁻² इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई कितना कितना 0.1 है। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये एक 10 यहाँ चला गया और एक 10 यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻² इंटू 1 2 3 4 और ये तो हो गया इतना। तो ये जब ये हो जाएगा, एक पॉइंट एक यहाँ से कट गया 10, ये कट गया तो क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 63 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴, तो हो जाएगा 63 इंटू 10⁻⁴ एक 3 है, सॉरी 3 4 नहीं है 3 कैलकुलेशन इंटू 10⁻3, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 630। तो आंसर आपका क्या चला जाएगा 630। फर्स्ट आंसर 58 का आपका क्या चला जाएगा 58 का फर्स्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ अब ये सिंपल है, इसको करना है तो कौन सा ऑप्शन NH4 और NH, इसका अगर लिखेंगे तो इसका NH4 और OH का कंट्रीब्यूशन होगा। अगर इसको और इसको जोड़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए OH माइनस कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, ये NH4 और OH का ऐड होना है। तो देखिए किसमें किसमें NH4 और OH का ऐड हो रहा है, तो देखिए NH4 और OH इसमें ऐड हो रहा है और NH4Cl और NaOH को जोड़ देंगे और अगर NaCl को देंगे तो ये देखिए यहाँ से Na और Na कट जाएगा, Cl और Cl कट जाएगा, बच जाएगा क्या NH4 और OH। अगर आप यहाँ पर NH4 और OH होना है, अगर इसमें आप देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है NH4Cl NaCl और NaOH, तो ये देखिए Na और Na कट जा रहा है, OH और OH बच जा रहा है। तो ये देखिए NH4Cl तो ये इसमें NH4 ये तो देखिए इसमें ये प्रेजेंट है, ये आना चाहिए। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ के इसको अगर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोस लॉ से 4। इसका निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, अगर हम लोग लिखे मोलर कंडक्टिविटी है किसका NH4Cl का, तो इसका लिखेंगे इसका मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसका, तो ये दोनों को जोड़ के इसको मोलर कंडक्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिखना है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH का अगर लिखना है तो हम लोग को क्या होगा, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो ये सिंपल है और ये आपसे बन जाएगा, ये सिंपल कहानी है। अगला जो है the amount of substance deposit by passage of 1 ampere of current for 1 second is equal to, तो सिंपल है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। चार्ज आपका अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो लिखते हैं Z इंटू चार्ज है आपका कितना, चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू T और I का वैल्यू भी 1 एम्पियर है और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है, तो W इक्वल टू क्या हो गया Z। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो Z डिपॉजिट होगा और Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसका ऑप्शन होगा 3।
अगला देखिए, कह रहा है पासेज ऑफ 3 फराडे ऑफ चार्ज थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 CuSO4 AlNO3 और NaCl विल बी डिपोजिटेड मेटल्स एट द कैथोड इन द मोलर रेशियो। एक्वस सॉल्यूशन है, तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो AgNO3 प्लस H2O है, ठीक है। तो हम लोग कैथोड पर है, तो कैथोड पर हम लोग क्या होगा Ag और H प्लस, तो इसका Ag का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, ये Ag इजिली डिस्चार्ज हो जाता है H प्लस से, Ag इजिली डिस्चार्ज हो जाएगा H प्लस से, ठीक है। तो Ag डिपोजिट हो जाएगा। अब Ag पर n फैक्टर कितना है यहां पर 1, कह रहा है कि पासेज ऑफ 3 फराडे 3 फराडे, तो देखिए Ag के एक मोल को डिपॉजिट करने के लिए हम लोग को 1 फराडे चाहिए, तो 3 फराडे में कितना मोल डिपॉजिट हो जाएगा 3 मोल, तो इसका कितना आ गया 1 मोल। अगर एक फराडे चार्ज देते हैं तो 1 मोल डिपॉजिट होता है, तो 3 फराडे चार्ज देंगे तो कितना मोल डिपॉजिट हो जाएगा 3 मोल। उसी तरह अगर हम लोग देखें CuSO4 एक्वस है CuSO4, तो CuSO4 के लिए हम लोग सिर्फ कैथोड की बात करें Cu और H प्लस, तो अभी पढ़े थे Cu डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको देखिए ये कितना हो जाएगा CuSO4 है तो CuSO4, तो देखिए इसके 1 मोल के लिए कितना फराडे चाहिए 1 मोल के लिए यहां पर 2 प्लस, तो अगर आप इसका रिएक्शन लिखेंगे तो Cu2 प्लस 1 मोल डिपॉजिट करवाने के लिए कितना फराडे चाहिए 2 फराडे, यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए हम लोग को 2 फराडे, तो 3 फराडे में कितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं कि अगर इसको लिखें तो 2 फराडे में 1 मोल, तो 3 फराडे में कितना भाई, तो 3/2 मोल, तो यहां जो डिपॉजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए AlNO3 है, एक्वस है Al प्लस और H प्लस, तो Al प्लस और H प्लस में H प्लस डिस्चार्ज इजिली हो जाता है, तो Al डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, यहां पर कौन डिपॉजिट हो जाएगा H प्लस, तो Al डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। और NaCl में तो फिर Na प्लस और H प्लस, अभी पढ़े थे हम लोग कि H प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है इन कंपेयर टू Na प्लस, तो हम लोग को ये जब ये 3 फराडे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 CuSO4 AlNO3 और NaCl में जब 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हम लोग को कौन कौन डिपॉजिट होगा, तो हम लोग को 3 मोल डिपॉजिट हो जाएगा Ag और 3/2 मोल डिपॉजिट हो जाएगा Cu। Al डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि Al प्लस और H प्लस का अगर हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज, तो H प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है इन कंपेयर टू Al प्लस, और Na प्लस और H प्लस ये तो आप जानते हैं H प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है इन कंपेयर टू Na प्लस, तो आप अगर आप रेशियो लिखेंगे तो आ जाएगा 3:3/2, अगर आप यहाँ रेशियो लिए तो 6:3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 6:3:0, ये ऑप्शन 3 ऑप्शन सही होगा आपका। तो इसमें 61 नंबर क्वेश्चन सिंपली था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ध्यान रखना था कि कौन इजिली डिस्चार्ज हो जाता है कौन इजिली डिपॉजिट हो जाता है। तो AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन था, तो Ag और H प्लस हम लोग कैथोड के पास मिला, तो Ag प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। Cu2 प्लस और H प्लस में Cu2 प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है, Al प्लस और H प्लस, यहाँ पर Al3 प्लस लिखिए ज्यादा अच्छा, Al3 प्लस और H प्लस में H प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है, और Na प्लस और H प्लस में H प्लस इजिली डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए Al डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा और न सोडियम डिस्चार्ज हो गया, तो हम लोग को 2 ही सब्सटेंस डिस्चार्ज हो जा पाएगा Ag और Cu। तो
एक एजी का 1 फराडे 1 मोल को डिस्चार्ज करता है तो 3 फराडे 3 मोल को डिस्चार्ज करेगा, और सीयू के 2 फराडे 1 मोल को डिस्चार्ज करता है तो 3 फराडे 3/2। अगर आप रेशियो लेंगे तो 3:2, यहाँ 0 और 0 तो आ जाएगा 6, 3, 2, 2, तो 6:3:0 0 और 0 हो जाएगा, ये आपका रेशियो। तो ये 3 ऑप्शन आपका सही है। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज, जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए सबका कंसंट्रेशन सेम है, इसका भी 0.1, इसका भी 0.1, इसके बाद 0.1, इसके बाद 0.1। अब देखेंगे जब कंसंट्रेशन सेम है तो क्या देखें, कौन इजिली किसका एसिडिक कंस्टेंट या कौन इजिली आयनाइज हो जाता है। जितना ज्यादा आयन होगा, तो ये देखिए यहाँ डाईफ्लोरो है, यहाँ मोनोफ्लोरो है, तो सबसे ज्यादा ये आयनाइज हो जाएगा और ये इजिली इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो ये इसके लिए ऑप्शन होगा 0.1 m। सबका कंसंट्रेशन सेम है तो हम लोग देखते हैं कि कौन अगर एसिड है तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा आयन देगा और इजिली कंडक्ट करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये आप सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये रो इंटू एल ए है, तो रो इंटू एल ए को क्या, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल वाई ए। तो रो इंटू एल वाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, तो ए का हो जाएगा 3। 1/r को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, तो बी के हो जाएगा 2। आर ए इन वाई एल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहां देखिए रो इजकल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए वाई एल, तो R इंटू ए वाई एल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, 1 रो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो देखिए कौन ऑप्शन है, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, तो ये ऑप्शन जाएगा, ये सही आया आपका। अगला क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 H2SO4 एंड HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर x1 x2 x3 रिस्पेक्टिवली। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो सिंपल है, तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वह मोलर कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर जो होता है वो होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल। नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को मोलर कंडक्टेंस दिया, देखिए BaCl2 का मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है भाई, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl2 का कितना दिया है भाई, तो हम लोग को दिया x1। फिर H2SO4 का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है, H2SO4 का कितना दिया है भाई, तो x2। और मोलर कंडक्टेंस HCl का कितना दिया है भाई, तो x3। हमको लाना है BaSO4, तो देखिए यहां पर देखिए अगर BaCl2 का देखेंगे, BaCl2 तो ये टूट जाएगा Ba2+ एंड 2Cl माइनस में, और ये टूट जाएगा 2H+ एंड SO4 2 माइनस में, और ये HCl टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में। हम लोग को लाना है BaSO4, तो यहाँ 2Cl है तो
2Cl को नेगलेक्ट करना है तो यहाँ पर 1Cl है तो इसमें मल्टी, चूंकि ये मोलर 1 मोल का x3 है तो अगर यहाँ पर 2 मोल लेना है तो इसका कितना हो जाएगा 2x3। अगर ये दोनों को ऐड करके इससे इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आ गया वो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3। अब हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस हम लोग को क्या हो गया x1 प्लस x2 माइनस 2x3 और ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और n फैक्टर यहां पर कितना है आपका BaSO4 में 2। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा, तो कौन आंसर हो जाएगा जी x1 प्लस x2 माइनस 2x3 बाई 2। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन अगला है, कह रहा है इतना लीटर ऑफ H2 गैस इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फॉर्म्ड एट द एनोड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। मतलब वाटर का ही कहानी कर रहा है। तो अभी पढ़े थे देखिए, तो अगर अभी पढ़े थे तो देखिए 2H2O का अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आता है H2 प्लस 2H2 और O2। तो अगर ये मोल में तो हाफ है, अगर बोला आइडेंटिकल कंडीशन तो अगर मोल है आइडेंटिकल कंडीशन में देखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होता है। तो N देखिए 2:1 है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 2:1। तो यहां देखिए हाइड्रोजन का दे दिया है 0.22 तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा तो 0.112। आइडेंटिकल कंडीशन में जानते हैं ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होता है। तो मोल का रेशियो है 2:1 तो वॉल्यूम का भी रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो यहां इसका है 0.224 तो इसका आधा हो जाएगा 0.112 लीटर। तो ये आपका 3 नंबर आंसर जाएगा। अगला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ क्लोरेस ला। ये किसके लिए अप्लीकेबल है भाई, तो इट इज अप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लिमिटेशन इसका यही है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये काम करता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू क्लोरेस ला। सिंपल सा बात है, लिमिटिंग मोलर कंडक्ट सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, ये इसका सही है ये और आप लोग जानते हैं। In the following question, statement 1 is followed by statement 2. Each question has the following 4 choices, out of which only one is correct. Boiling point of phenol is higher in comparison to other classes of compound, namely hydrocarbons, ethers, haloalkanes and haloarenes of comparable molecular masses. बात सही है क्योंकि ये जो फिनॉल होता है वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सोलेबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मोलिक्यूल, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, ये इसका ऑप्शन है। क्योंकि आप जानते हैं फिनॉल इसलिए वाटर में सोलुबल होता है, उसका सोलबिलिटी इसलिए जाता है, ये इसलिए सोलुबल होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। अगला क्वेश्चन देखें कि हाँ फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। सिंपल सा बात है, अब ये फिनॉल है और इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। आप जानते हैं नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेशन करता है।
OH जो है वो स्ट्रॉन्ग, OH जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है और पॉली सब्स्टिट्यूशन करवाता है। तो ये यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन करवाएगा और यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, और ये आपका बन जाएगा क्या, देखिए ये OH है, यहां पर NO2 है, यहां पर NO2 है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा NO2, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसका जो कॉमन नेम है वह पिक्रिक एसिड है। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, पिक्रिक एसिड, क्योंकि OH जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो पॉली सब्स्टिट्यूशन करवाता है। देखिए यहाँ, और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये आप बात जानते हैं। अगला क्वेश्चन की चर्चा करें तो हाँ देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो एसिडिटी आप जानते हैं फॉलो करता है, एसिडिटी जो ऑर्डर है वह फॉलो करता है। देखिए एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -m -i, न्यूट्रल, न्यूट्रल कहने का मतलब है नो सब्स्टिट्यूएंट, न्यूट्रल कहने का मतलब कि कोई नो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, नाइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप, नो सब्स्टिट्यूएंट। फिर होता है ये -i +i और ये +H एंड +m, यही ऑर्डर फॉलो करता है। अगर आप फिनॉल का देख रहे हैं तो वही सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिटी, जिसमें -m अटैच होगा। उसके बाद देखेंगे -i, फिर न्यूट्रल करने का मतलब नो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, फिर उसके बाद ऑर्डर +i होगा, फिर +H होगा और +m होगा। तो ये देखिए Cl है, ये दोनों शो करता है, बाकी यहाँ पर डोमिनेंसी किसकी होती है भाई, तो -i। यहाँ CH3 है तो ये शो करता है +i, NO2 है तो ये -m, H शो करता है -i, और OCH3 जो है वो +m। तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका होगा, -m, तो ऑप्शन 3 जाएगा पहले। उसके बाद किसका, -i, तो फिर हो जाएगा क्लोरीन, फिर ये क्या है +i, और ये फिर ये +m। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। यही ऑर्डर फॉलो करता है। अगर एसिडिटी देखना होता है तो वह सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका होगा, तो -m का, फिर होगा -i का, फिर न्यूट्रल, फिर नो सब्स्टिट्यूएंट। न्यूट्रल कहने का मतलब नो, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं हो, आइदर +m या +i, -m या -i, फिर +i, फिर +H और ये +m। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। NO2 क्यों था, क्योंकि ये शो करता था -m। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ ये आपका HI है, और ये जो है ये क्लीवेज है। याद कीजिए ईथर का रिएक्शन है, क्लीवेज करता है, पहले होता है प्रोटोनेशन, ये लोन पेयर इससे H+ पकड़ के H ये बन जाएगा CH3, ये CH, ये CH3, फिर ये CH2, ये O, ये H+, ये हो जाएगा प्लस, और ये CH2 और CH3i, और यहाँ I-, और ये जो फॉलो करता है SN2। तो SN2 नॉन हिंड्रेंस को फॉलो करेगा। आप जानते हैं SN1 हिंड्रेंस, SN2 नॉन हिंड्रेंस। तो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो इस पार्ट में ज्यादा हिंड्रेंस है और इस पार्ट में कम हिंड्रेंस है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोग को मिल जाएगा CH3, CH3, ये CH2OH और प्लस CH3 CH2I, और पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा। ये अब जानते हैं, यहाँ से ये एसिड है, H+I पकड़ के ये बॉन्ड को पोलर कर दिया।
अब पोलरिटी से बॉन्ड से ये बॉन्ड ब्रेक होने का टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगा। अब ये आई माइनस जो है अब यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। ये फॉलो करता है SN2 को, तो SN2 नॉन हिंड्रेंस को प्रेफर करता है। तो यहाँ देखिए CH3 ग्रुप के कारण हिंड्रेंस है और यहाँ पर कोई हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पर अटैक किया और ये इधर हो गया, तो ये अल्कोहल प्लस ये इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन और ये पहला ऑप्शन ये बन गया। ये आप ईथर का CO बॉन्ड का क्लीवेज है। पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर I माइनस अटैक करता है और फॉलो करता है SN2 को। अच्छा, फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव। अच्छा, अब सिंपल, अभी फिनॉल जो है, हाँ ये इसके बारे में थोड़ा बात सुनिए। फिनॉल है, यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड है, यहाँ लो टेम्परेचर। देखिए अगर यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट होता, OH माइनस है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बात हम अभी पढ़े थे। यहां पर CH2 है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको आयनाइज नहीं कर पाता है, मतलब OH से O माइनस में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। O माइनस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है इन कंपेरिजन टू OH। तो अगर आप लो टेम्परेचर और CH2 में आप लेंगे फिनॉल को, तो ये पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता, ऑर्थोपारा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन कर पाता है, क्योंकि इसका जो अगर ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाता, किस में कन्वर्ट हो जाता, O माइनस, तो O माइनस का जो एक्टिवेटिंग पावर है वो OH से और ज्यादा है, इसलिए वो पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप इसी रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में करेंगे H2O, तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा लो टेम्परेचर, ये आयनाइज्ड हो जाएगा और O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और O माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है इन कंपेरिजन टू OH। तो ये यहाँ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा अगर वाटर पोलर सॉल्वेंट होगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो OH इसको CH2 इसको एनाइज नहीं कर पाता है, तो ये सिर्फ बना पाता है ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव्स। तो ये हो गया OH और ये Br, और ये फिर हो जाता है OH और ये Br, तो ये ऑर्थो और पारा दोनों बनता है, ठीक है। और अगर H2 है तो ये बन जाता पॉली सब्स्टिट्यूशन होता, ऑर्थो पारा, सारा ऑर्थो और पारा पर लग जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोफिनॉल। अगला क्वेश्चन का अगर चर्चा करें तो हाँ, ऑन रिएक्शन विथ न्यूट्रल एपीसीएल फिनॉल गिव्स वायलेट कलर। आप जानते हैं वायलेट कलर का देता, ये फिनॉल का टेस्ट है, अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, फिनॉल रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और जो किस कलर का होता है वो वायलेट कलर का, ये आप बात जानते हैं। अब देखिए मोस्ट एसिडिक एमंग्स द फॉलोइंग इज, तो देखिए ये NO2 ग्रुप है, ये क्या शो करता है, -M एज वेल एज -I, और ये मेटा पर है तो सिर्फ शो करेगा -I, और ये शो करेगा -M एज वेल एज -I। तो अभी बताए थे कि एसिडिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पीछे के क्वेश्चन में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो -M का, तो यहाँ भी और यहाँ और -M फिर होता है -I, तो ये -M शो कर रहा है और ये -I शो कर रहा है, और यहाँ भी -M शो कर रहा है। तो यहाँ का माइनस इससे ये जीत गया, क्योंकि इसके पास -M है और इसके पास क्या है, सिर्फ -I है, और यहाँ भी -M है। तो ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन 2 से जीत चुका है, क्योंकि इसके पास सिर्फ -I ग्रुप शो करता है। आप जानते हैं कि NO2 अगर मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है तो सिर्फ शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब
1 और 3 में अगर देखेंगे हम लोग तो माइनस एम तो दोनों शो कर रहा है, और यहां तो डोमिनेंसी फैक्टर हो जाता है माइनस। तो माइनस आई के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो NO2 इसके नजदीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। बाकी एक्चुअल में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है इससे। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में देखिए। तो ये देखिए, कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब होता है, जब कितना इजिली वो H+ आयन को डोनेट कर दे। जो इजिली H+ आयन को डोनेट कर देता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां देखिए, यहां पे ये O और ये H जो होता है एक बॉन्ड बना लेता है जिसका नाम है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। तो यहां भी यहां से H+ देगा तो बोलेंगे। और अब देखें कि रेट ऑफ रिलीजिंग H+ आयन किसका ज्यादा है, तो इसमें बॉन्ड बन जाने के कारण इसका जो रिलीजिंग टेंडेंसी होता है वो डिक्रीज कर जाता है इन कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये H+ आयन इजिली रिलीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू 1। तो इसलिए अगर आप अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में नहीं देखते हैं तो आप बताएंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसके। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो रिलीजिंग टेंडेंसी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट 2, ईच क्वेश्चन हैज द फॉलोइंग 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहां पर बेंजीन है। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और बेंजीन यहां पे है, ये बेंजीन यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अगर हम लोग देखेंगे फिनॉल का अगर चर्चा करेंगे तो फिनॉल जो है वो फिनॉल OH जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, +m। तो +m कहने का मतलब ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। ये यहां देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो इजिली डोनेट कर पाएगा। तो बेंजीन और फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है कि OH जो है वो अपना लोन पेयर जो है, OH जो है वो लोन पेयर डोनेट करता है। तो OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, रिंग का इंक्रीज कर जाता है, इसलिए इजिली रिएक्ट कर जाएगा। तो यह स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं, यहां बोल रहा है डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका 3 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है द रिएक्शन ऑफ ये विथ HBr। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो CH3 ये CH डबल बॉन्ड, ये CH और ये है आपका, ये है, इसका नाम है हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। और हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है वह 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप देखते हैं डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटायन बनने का।
एक कार्बोकेटायन यहां बन सकता है और एक कार्बोकेटायन कहां बन सकता है, यहां। अब देखना है कि वह कार्बोकेटायन ज्यादा बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ऑफकोर्स ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू इसके। रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर आप इसको देखिएगा कि HBr का एडिशन फॉलो करता है मार्कोनिकोव, तो ये सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो आप देखेंगे इसके मैकेनिज्म से देखेंगे तो स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कार्बोकेटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करके ये जो कार्बोकेटायन जो होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और निगेटिव पार्ट जो होगा वो रही मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और निगेटिव पार्ट यहीं पर आके जुड़ जाएगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा और नेगेटिव पार्ट यहीं पर आके जुड़ जाएगा। तो देखिए Br कहां जुड़ेगा, देखिए ऑप्शन में देखिए CH के साथ Br जुड़ा है, इस CH के साथ Br जुड़ा है, यहां देखिए CH3 CH Br CH2 CH2 ये Br जुड़ेगा नहीं, यहां OH। यहां देखिए इसके ये चूंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ेगा। तो देखिए यहां पर CH इस कार्बन के साथ ये Br जुड़ गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए ये हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, और हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वह 2 स्टेप में जाता है। पहला स्टेप को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता था, यहां पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप दोनों कार्बोकेटायन को देखेंगे तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू इसके। रीजन क्या है कि दिस कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये और नेगेटिव जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वहीं पर नेगेटिव पार्ट आकर जुड़ जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रायमर टाइमर रिएक्शन ऑर्थो पर क्या बन जाता है, CHO। तो ये देखिए ये ऑप्शन इसका सही होगा, S ये बनेगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही। द मेजर प्रोडक्ट इज ये बनेगा आपका, ये है आपका रायमर टाइमर का एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल रायमर टाइमर रिएक्शन। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक्वस Br2 है, क्या है, एक्वस OH है। पहले तो इसका करता है डीसल्फोनेशन, और दोनों ऑर्थो पर तो इसका हो जाता है डीसल्फोनेशन। यहां पर भी Br जुड़ जाएगा, यहां पर भी Br जुड़ जाएगा, यहां पर भी Br जुड़ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है, सॉरी ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन ये कर देता है डीसल्फोनेशन। क्या कर देता है, पहले तो करता है डीसल्फोनेशन Br और OH ऑर्थो और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये देखिए यहां पर Br हो जाता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो यहां और यहां पर ऐड हो जाता है। OH भी इसको फेवर करता है ऑर्थो पे, और ये अगर पहले Br यहां पर अटैच होगा तो ये भी फेवर करेगा अपने मेटा पर। तो यहां और यहां पर क्या हो जाता है, Br का एडिशन हो जाता है। तो आप लोग ये बन जाएगा, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर तो ये बन जाएगा, और जो कि आपका कौन सा आंसर सही है, Q। तो पहले डीसल्फोनेशन हो जाता है और ये आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, विलियम सिंथेसिस इन्वॉल्व, अभी पढ़े थे हम लोग SN2 रिएक्शन। अगला हाँ देखिए ये रिएक्शन देख के, ये इस रिएक्शन अगर यहां पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता तो ये बनता, बाकी यहां पर कुछ कंडीशन नहीं दिया गया तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, नन, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। अगला अगर क्वेश्चन देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन विथ ईथर, तो सबसे ज्यादा HI, HBr और HCl, ये ऑप्शन सही होगा 81 का 2।
है ना, HI, HBr और HCl जो इजिली प्रोटोनेट हो जाएगा, जो इजिली एसिडिक है वो इजिली प्रोटोनेट करेगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? HI, फिर कौन होगा? HBr, और फिर कौन हो जाएगा? HCl, इजिली प्रोटोनेट करके ये हो जाएगा। अगला है, अच्छा, स्कॉटन-बोहमन रिएक्शन जो है वो करवाता है बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। ये जो रिएक्शन देखिए, फिनॉल जो होता है, ये फिनॉल है आपका, और हम लोग यहां लेते हैं ये COCl। तो ये देखिए, ये बेंजोइलेशन करवाता है, ये यहां पर अटैक करवाता है, ये इधर टूटता है। ये देखिए, स्कॉटन-बोहमन जो रिएक्शन है, ये O है, ये H है, ये प्लस है, ये यहाँ पर जुड़ जाता है CO माइनस, ये Cl, और यहाँ जुड़ जाता है बेंजीन को हम लोग लिख सकते हैं PH, और फिर देखिए ये आ जाएगा और इसको भगा देगा। तो ये रिलीज हो जाता है कैसे? Cl माइनस, और Cl माइनस यहाँ से H प्लस ले लेता है, तो ये न्यूट्रल कर लेके, और देखिए बन जाता है, देखिए ये O, ये CO, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? बेंजीन। तो ये हो जाता है बेंजोइलेशन। तो ये बोहमन जो रिएक्शन होता है बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल कर देता है। देखिए ये होगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, फिर ईथर प्रोडक्ट करेगा, फिर ये प्रोटोनेशन होगा, ये SN2 फॉलो करेगा। तो ये पहले ये रिएक्शन करके प्रोटोनेशन हो जाएगा, CH3, CH3, ये O और H, ये H और I माइनस, ये पहले प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पर CH3 है, ये प्रोटोनेशन होगा। ये प्रोटोनेशन होके क्या बन जाएगा? इससे पहले हम लोग इसको देख चुके हैं, CH3, और ये हो जाएगा O प्लस, और ये CH3, और ये प्लस I माइनस, SN2 फॉलो करें यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, और ये अल्कोहल। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला जो है देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग CuE कॉलम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो बॉन्ड ब्रेक करके इसको अल्कीन बना देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का क्या हो जाएगा? A का हो जाएगा C, B का हो जाएगा A, और C का हो जाएगा आपका B। तो A का हो गया C, A का हो गया C, B का हो गया A, और C का हो गया B। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही। ये सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इन व्हिच रिएक्शन ईथर एक्ट एज ब्रोनेस्टेड बेस। ब्रोनेस्टेड बेस कौन होता है भाई? जो ब्रोनेस्टेड एसिड कौन होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट करता है। और एसिड कौन होता है? जो H प्लस डोनेट करता है। और बेस कौन होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो देखिए यहां पर ये H प्लस एक्सेप्ट करके ये बना दिया है, तो ये इसका ब्रोनेस्टेड बेस। यहां पर तो देखिए OO के साथ रिएक्शन करवा, यहां देखिए ये जो रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन है। लुईस ये लोन पेयर डोनेट किया, ये लोन पेयर, ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। और यहाँ देखिए यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो ये ब्रोनेस्टेड बेस का काम किया, और ये H प्लस डोनर है, तो ये एसिड है, और ये आपका बेस है। ये देखिए आपका बेस है, और ये आपका क्या है? एसिड। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल। तो देखिए ये फिनॉल जो है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आप जानते हैं। तो ये न्यूट्रल FeCl3 है, फिनॉल और इथेनॉल दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। अब देखिए मेटेलिक सोडियम जो है, वो मेटेलिक सोडियम है, वो क्या करता है? वो
एसिडिक कंपाउंड से हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आप जानते हैं इथेनॉल भी एसिडिक होता है और फिनॉल भी एसिडिक होता है। तो ये दोनों मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटेलिक सोडियम ये फिनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, और फिनॉल और इथेनॉल को न्यूट्रल एफिशियल भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, एक्वस Br2 भी डिस्टिंग्विश कर सकता है ना, और एक्वस NaOH भी डिस्टिंग्विश कर सकता है। बाकी मेटेलिक सोडियम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। मेटेलिक सोडियम जो होता है वो फिनॉल और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। अगर आप फिनॉल भी ले लीजिए, फिनॉल और आपका मेटेलिक सोडियम लेंगे, मेटेलिक सोडियम, तो ये भी आपका निकालेगा H2 गैस। अगर आप अल्कोहल लीजिएगा और अगर आप मेटेलिक सोडियम लीजिए, मेटेलिक सोडियम लीजिएगा, तो ये भी आपका कौन सा गैस निकालेगा, H2 गैस। तो ये कहानी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है डायोन बनाया, इसके लिए तो रिएजेंट याद करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक Na2Cr2O7 H2SO4 H2, ये तो रिएजेंट का कहानी है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। दी कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ Na गिव्स B एंड विथ PCl5 गिव्स C, B and C react together to given diethyl ether, A, B and C are in the order। अभी बता रहे थे कि सोडियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करता है। तो बोल रहा है कि A है वो Na के साथ जब रिएक्शन करवाइएगा तो ये B बनेगा। मतलब अगर आप अल्कोहल, मान लिया इथाइल अल्कोहल को आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये रिएक्शन ये बनेगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब ये देखिए, अगर आप C2H5OH और PCl5 के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये बना देगा आप लोग को इथाइल क्लोराइड, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेगा, C2H5O Na प्लस और प्लस C2H5Cl, ये रिएक्शन करके बना लेगा हम लोग को क्या, C2H5O और C2H5 डाइइथाइल ईथर। तो बोल रहा है कि A क्या है आपका भाई, गिवन रिएक्टिव। अरे A आपका क्या है, तो A आपका अल्कोहल है। B क्या बना भाई, तो इथॉक्साइड बना। तो A अल्कोहल, B आपका क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, A अल्कोहल B सोडियम इथॉक्साइड। और कह रहा है कि द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ Na गिव्स B एंड विथ PCl, A ही PCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, इथाइल क्लोराइड। तो देखिए इथाइल क्लोराइड है, तो ये हो गया। तो A आपका है अल्कोहल, B आपका इथॉक्साइड और C आपका क्या है, इथाइल क्लोराइड। तो इसका 4 ऑप्शन हुआ। अगला अगर आप देखेंगे, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव एस्प्रिन। ये तो आप सिंपल सा बात है, सैलिसिलिक एसिड वाला अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो सैलिसिलिक एसिड ये फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे जब OH COOH अटैच रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये तो NCERT का रिएक्शन है, सैलिसिलिक, NCERT का रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड और प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड है CH3COOCH3। ये फिनॉल स्टेरिफिकेशन होता है, यहाँ पर अटैक करता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, फिर ये रिटर्न करता है। अगर आप इसको अगर लिखें अगला स्टेप में तो क्या हो जाएगा, CH3 सॉरी
ये ऐसे निगेटिव चार्ज, ये CH3, ये O, ये CO, और ये क्या हो जाता है CH3, ये इधर आ जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग को क्या है COOH, ये रिएक्शन करके बना लेता है क्या आपका बेंजीन। इधर ये आपका COOH, और यहाँ पर OCO, ईस्टर का फॉर्म, इसी का नाम है आपका एस्प्रिन। यही करता है स्टेरिफिकेशन, एस्प्रिन, एस्प्रिन का फॉर्मेशन कर लेता है, यही आपका क्या है एस्प्रिन दवा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका हाइड्रोकार्बन का, ये क्या है V2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये V2O5 बेंजीन को ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट कर देता है किसमें, फिनॉल में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फिनॉल में। अगर इसके बाद फिर आप क्या ले, ये बना गया फिनॉल, फिर आप लिए हैं NaOH, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये बना लेगा आपका क्या फिनॉक्साइड आयन। क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन, O- Na+, O- और Na+। फिर ये इसके साथ ये बनता, ये फिनॉक्साइड आयन, फिर ये C2H5, ये रिएक्शन करके बना लेगा आपका, ये रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा आपका ये कंपाउंड H5I है, ये हो गया आपका C2H5। ठीक है, अब ये C2H5, अब ये जानते हैं, अब ये देखिए ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो ये इसके साथ ये देखिए CH3Cl और AlCl3 रिएक्शन करके ये ऑर्थो और पारा पर अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ऑर्थो पर कम बनेगा क्योंकि बल्की ग्रुप है और ये भी बड़ा ग्रुप है, तो इसके बीच रिपल्सन होगा, तो ऑर्थो पर आने में इसको क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी। तो ये कहाँ चला जाएगा, पारा पे, और पारा पे जाके ये बन जाएगा ये आपका OC2H5, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, तो ये बन जाएगा। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा, पहले आपका ये V2O5 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लास 11th के बेंजीन चैप्टर में पढ़ना है। V2O5 ऑक्सीडाइज, ये लो टेम्परेचर पर अल्कोहल बनाता है और हाई टेम्परेचर पर मैलेइक एनहाइड्राइड। फिर ये फिनॉल बन गया NaOH के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन, फिर C2H5 रिएक्शन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये आपका था केमिस्ट्री का पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।